Hello, good afternoon, everyone. Please confirm whether you are able to hear and you are able to see the screen. Yes, sir. Okay, so let's start the lecture of the day. इससे पहले हम लोगों ने बात किया था पेपर डिस्कशन को लेकर के. सो फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया था. सेकंड अपने इंटीजर टाइप से पहले सारे सॉल्व कर लिए थे. अभी मैंने आपको उसके सॉल्यूशंस भेज दिए हैं डिस्कशन ग्रुप में, तो उसके सॉल्यूशन को आप एक बार वॉच कर लीजिए और वो अब से हो जाएंगे. अगर उस पर कोई डाउट रहता है तो फिर हम लोग एज ए डाउट डिस्कस कर सकते हैं. इन टुडेज लेक्चर वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर और आगे का पोर्शन कवर करेंगे. आगे के पोर्शन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको याद दिला देता हूँ मैं. एंगुलर मोमेंटम में, और एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का रिजिड बॉडी का वेदर से ट्रांसलेशनल केस और रोटेशनल केस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने समझा है. सो पहले मैं एक एग्जांपल से आपसे टेस्ट करूंगा कि आपको कितना रिकॉल है, और अगर आपको रिकॉल है प्रॉपरली तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. एक बार क्विकली समराइज जरूर कर देता हूँ. इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन you write angular momentum as r cross p. Magnitude and direction you know how to find. In case of rotational motion, purely case जो हम ऐसा बोलते हैं that means they are purely translational and purely rotational. Angular momentum is written as I omega. इनके आपने एग्जांपल्स भी देखे थे. डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड बोथ यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट. और इसके बाद इन केस ऑफ जनरल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, आयुष is saying please upload the lectures on YouTube. हाँ, आज के बाद जितना भी लेक्चर है वो पेपर का डिस्कशन था इसलिए डिले भी हो गया, और आज का लेक्चर पॉसिबल होगा तो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा. अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. सो अगर आप टीम्स में नहीं निकाल पा रहे हैं, टीम से आप नहीं देख पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मैं यूट्यूब पे डाल देता. बट मे बी डे आफ्टर टुमारो ऑल लेक्चर्स विल बी अवेलेबल देयर. उससे पहले फीसिबल होता है तो जरूर कर देंगे. इन केस ऑफ जनरल मोशन विच इज ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, आप कैसे निकालते हो उसके लिए भी आपने टेस्ट पेपर में भी देखा, अदरवाइज भी आप जानते हो. आरसीएम लिखते हो, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फ्रॉम दैट पॉइंट क्रॉस पीसीएम. पीसीएम लिखो या फिर एमवीसीएम लिखो, चलता है. प्लस आईसीएम. ये भी याद रखना कि हमको आई किसके अबाउट चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट. I is not about the point about which you are calculating angular momentum. You know that omega. So ये रिजल्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपने लर्न किए हैं और ये रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना है. और इस पे बेस मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ और क्विकली आप आंसर देंगे, चलेगा. फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स से अपने पास एक बॉडी है, तो एक फिगर बना देता मैं. ये बॉडी है. सिमिलर टाइप इक्वेशन हम लोग कई बार कर चुके हैं फिर भी. और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मे बी. This is just for your practice so that you can write this momentum properly quickly. और let's say ये किसी velocity v naught से चल रहा है, और let's say ये इस तरह से rotate कर रहा है ओमेगा से. और this is a ring. Ring carries mass m, radius r, and this is O point. And आपसे पूछा जाता है if ओमेगा का जो वैल्यू है v naught by 2r है, then find magnitude and direction of angular momentum about point O. So O point के about आपको बताना है angular momentum, its magnitude, its direction of this ring if it is moving in this fashion. नोट कीजिए और magnitude और direction बताइए. अगर आप सभी लोग सही बता पाते हैं, that means you are able to find the angular momentum. Then we can go for the conservation and other stuff.
Sir, can you show the question? Now it will be visible to you. Pranav says 5 by 4 MVR. Pranav also talk about the direction. Can you think about the direction? आपको आंसर v के टर्म में देना है, तो इसीलिए ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है 5 by 4 MRV. Srishti is also saying the same. Minus k cap. Okay. सभी को ट्राई करना चाहिए और आपको इसमें थोड़ा सा फास्ट भी होना है क्योंकि आप इस तरह से प्रैक्टिस कर चुके हो. सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन 3 by 2 MRV नॉट. नीले अब एक ही वी आएगा, आप वी नॉट बोलो या वी बोल लो. सो MRV नॉट तो रहेगा ही. फैक्टर आपको चेक करना होता है. 4 ऑप्शन जब वो देगा आपको तो फैक्टर बदल देगा 3 by 2, 5 by 4, 4 by 5 इस तरह से बोलेगा. और डायरेक्शन में भी आपको ऐसा बोलेगा k कैप माइनस k कैप और समथिंग लाइक. सो उस आपको उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है. सफिशिएंट टाइम आपको मिल गया तो अब इस डेफिनेशन को यूज करोगे. ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन वाला पॉइंट है. एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू में 2 टर्म्स आने वाले हैं. एक तो पहला टर्म होगा, अब आपको समझ में आ गया. फर्स्ट टर्म के लिए जो लाइन ऑफ वेलोसिटी होती है उसके लिए उसको परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर r के बराबर रहेगा. और सेंस कौन सा जाएगा? इस सेंस में जाएगा जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं. तो जो फर्स्ट टर्म आएगा that will be m into v naught into r n minus k cap plus second term में आपको ICM into ओमेगा लिखना होता है. Now what is ICM? ICM of ring. ring का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m into r square into ओमेगा. एंड दिस ओमेगा के सेंस में होगा. ओमेगा भी आप देखोगे कि क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो इसलिए ये भी माइनस के कैप आ जाएगा. अगर ये दोनों स्टेप्स आपको समझता है देन इट्स ऑलमोस्ट डन. ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ से v नॉट बाई 2 पकड़ सकते हो. सो ये बनेगा दिस इज गोइंग टू बी m v नॉट इंटू आर प्लस m इंटू आर, और r ओमेगा के प्लेस पर आप v नॉट बाई 2 रख देंगे. v नॉट बाई 2 यहाँ से आपको ओमेगा को सब्सटीट्यूट करने का. जैसे आप ओमेगा को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये नंबर बनने वाला है. इसके साथ माइनस के कैप लगाना है. ना इन दोनों को एडअप कर लीजिए. जब आप दोनों को एडअप करोगे तो ये हाफ है, ये 1 है, तो 3 by 2 आ जाएगा. सो 3 by 2 m v naught into r in minus k cap direction. Check whether you have got this. If you have got this, that is the correct answer. Sir, once can you explain how to do RCM cross VCM? RCM cross VCM, yes. So ये जो RCM cross VCM है, इसका मतलब होता है कि जिस पॉइंट से RCM को डिफाइन हम लोगों ने कैसे किया था, ऑब्जेक्ट का या बॉडी का सेंटर ऑफ मास पकड़ो एंड एट दैट सेंटर ऑफ मास को उस पॉइंट से ज्वाइन करो जिसके अबाउट आपको कैलकुलेट करना. सो दिस इज RCM. एंड उसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोगों ने बात किया था, तो कैसे निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड? R परपेंडिकुलर इनटू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस उसकी जो वेलोसिटी वाला लाइन है उस पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का, जस्ट लाइक टॉर्क में हम लोग कैलकुलेट करते थे. या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा प्रॉपर रूल लगा लो, इसमें RCM क्रॉस VCM इनटू sin थीटा. सो दिस कुड आल्सो बी रिटन एज RCM टोटल लेंथ इनटू VCM इनटू m इनटू sin थीटा. जब आप sin थीटा निकालोगे तो sin थीटा में ये फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा जो कि r के बराबर हो जाएगा. इसलिए RCM sin थीटा को आप r लिख सकते हो. So that's how this first term. Second is obvious. Second term depends on the body, whether it's a ring, disc, sphere, cylinder, whatever it is. और फर्स्ट टर्म इस बात पे डिपेंड करता है कि किसके अबाउट कैलकुलेट करते हो. तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है ये आपने टॉक में भी यूज किया है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है. दोनों को मिक्स करता है. So 3 by 2 is the correct answer. Sir, ICM about diameter axis is m r square by 2.
अपने डायमीटर एक्सिस के अबाउट नहीं लेंगे, उस एक्सिस के अबाउट लेंगे जो जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा आपको जिस तरह से दिखाया गया, देखो आप ओमेगा को कैसे दिखाया गया, इस तरह से दिखाया गया। दैट मींस वो अपने सेंटर से पास होने वाला और स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। So axis is perpendicular to the screen. That's why we have written how much? mr square. So ICM is mr square. It's not a diameter. It's axis of the ring. So अगर तो उस एक्सिस के अबाउट आप mr square लिखेंगे। हाँ, so उसका ख्याल रखना होता है कौन सा बॉडी है, इसीलिए मैं इन पॉइंट्स का नाम ले रहा हूँ। आपसे जो मिस्टेक्स हो सकते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स पे, या तो आप बॉडी को ध्यान में ना रखें, या फिर आप एक्सिस कोई गलत चूज कर जाएं, या फिर ये आरसीएम क्रॉस वीसीएम में कुछ गलती करें। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे आपको अटमोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस करना है, और उसको अगर गलती नहीं किया तो बाकी चीजें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वेक्टर एडिशन वो सारा आपको आता है, एंड यू कैन ऐड दैट। One more question. Okay. Should it be parallel to the axis of rotation passing through center of mass? हाँ, जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग निकालते हैं ना, वो उस एक्सिस के अबाउट होता है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होता है। उसमें हम ट्रांसलेशन नहीं देखते हैं। सो हम लोगों ने ऐसा बात किया था, अगर आपको याद हो, ये जो सेकेंड वाला टर्म है ये रोटेशन किससे है, रोटेशन, प्योरली रोटेशन की वजह से होता है। सो आपको ये देखना है कि वो एक्सिस या जो बॉडी है वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। सो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली रोटेशनल एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए होता है। Not able to understand how the ring is rotating. Okay. अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, आपके पास अगर एक रिंग है, आप ऐसे समझ जाएंगे। थोड़ा सा मैं समझ सकता कि आपको क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पिक्चर में ये 2D है और हम 3D के बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसे इमेजिन करो कि ये ग्राउंड है, फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से चल रहा है। नाउ अपने पास ये रिंग है, या फिर डिस्क है, या फिर स्फीयर है। किस तरह से मोशन करा सकते हैं, समझते हैं। एक मोशन होता है जिसको हम ऐसे दिखाएंगे, इसको बोलेंगे ऐसे वी नॉट। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी बॉडी चल रही है, ट्रांसलेट कर रही है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वन, इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। अगर थोड़े समय के बाद, मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। अगर थोड़े समय के बाद उसको फिर से आप रीड्रॉ करते हो, इन केस यू रीड्रॉ इट, तो आपको ये वी नॉट से जाता हुआ नजर आएगा, और ए पॉइंट अभी भी यहीं पर होगा, बी पॉइंट अभी भी यहीं पर होगा। यानी बी पॉइंट ग्राउंड से चल रहा है ऐसा, ए पॉइंट टॉप पे चल रहा है, सारे के सारे पॉइंट अपनी लोकेशन पे चल रहे हैं, यानी ये घूम नहीं रहा है, केवल ट्रांसलेट कर रहा है। सो दिस इज द सिचुएशन फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। दोनों मोशन दोनों मोशन इंटायरली डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, दोनों को हमको अलग अलग समझना होता है। तो जो फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम केस में, वो इस मोशन के लिए लिखते हैं, और इस मोशन के लिए हम सेंटर ऑफ मास को अपना रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट पकड़ लेते हैं। आप ए को पकड़ो, बी को पकड़ो, सी को पकड़ो, सबका एक ही मीनिंग आएगा, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास को पकड़ते हैं। अनदर केस क्या होता है कि आपके पास ये रिंग है, और अगर ये रिंग आपका रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स इसको फिर रोटेशन देखना है। अगर मैंने इस तरह से बनाया ओमेगा, से मैंने सो ओमेगा ऐसे किया, इसको हमको किस तरह से समझना है। कभी ऐसा पिक्चर आपको नजर आता है तो इसका मतलब है दिस बॉडी, व्हाटएवर दिस बॉडी इज, वेदर इट्स अ रिंग, डिस्क और एनीथिंग, इट इज रोटेटिंग। और ये ओमेगा आपको क्या, ये आपको समझ में आता है कि ओमेगा क्लॉकवाइज है, इतना तो समझ में आएगा कि ओमेगा क्लॉकवाइज है। जब कोई चीज आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है, जब कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको नजर आती है, इसका मतलब उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, वो एक्सिस इसके सेंटर से जा रहा है, सी पॉइंट से, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। सो ये ओमेगा की जो डायरेक्शन है वही एक्सिस होती है। तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है, वो आप जानते हो राइट हैंड रूल से, वो क्या बनती है, वो माइनस के कैप है। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, जेड एक्सिस है। तो यहाँ से कंक्लूजन हुआ कि ओमेगा की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दैट मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जेड एक्सिस। सो ओमेगा का सिंबल देख करके आप बता सकते हो कि किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अगर आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो आप बोलोगे जेड एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज है तब भी जेड एक्सिस है। हाँ, ओमेगा की डायरेक्शन माइनस के भी हो सकती है, प्लस के भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन।
अगर हम कोई ऐसा एक्सिस बनाए जैसे ये है और फिर दिखाएं कि ये ओमेगा है, ऐसा बनाए, इसका मतलब है अब हमने एक्सिस जो बनाई है वो स्क्रीन पर बनाई है, तो वो फिर एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगी। अगर हम ऐसा एक्सिस बनाते हैं और इस तरह से ओमेगा दिखाते हैं, दैट मींस ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन चल रहा है। तो रोटेशन कैन बी this is rotation about y axis, this is rotation about x axis, and this was the rotation about z axis. क्या आपको तीनों एक्सिस क्लियर हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हो कि प्रीवियस एग्जांपल में जो ओमेगा दिखाया गया था वो z एक्सिस के अबाउट था, और अगर वो z एक्सिस था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr. दैट इज नॉट द डायमीटर, दैट इज सिंपली द एक्सिस ऑफ द रिंग। ओके, अगर आपको ये सारी ओमेगास की वैल्यू समझ में आएगी किस तरह से कौन सा ओमेगा होता है, तो आप पिक्चर को देख करके डिसाइड कर सकते हो कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे ट्रांसलेट कर रहा है। और जनरल मोशन में दोनों को कंबाइन करते हैं। अब इन दोनों को अगर आपस में कंबाइन कर दो तो फिर आप पाओगे कि वो जनरल मोशन हो जाएगा। उस केस में आप पाओगे अगर ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो इस वाली पिक्चर में ए हमेशा ऊपर नहीं रहेगा, बी हमेशा नीचे नहीं रहेगा, वो बदल, जबकि ट्रांसलेशन में ए अपनी पोजीशन को मेंटेन रखता है। रिलेट दोनों को मिक्स करना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ सिंस यू आर डिमांडिंग, और उसका आंसर सभी लोग सही दे दें सो दैट आई कैन थिंक ऑफ कि आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसका यूज करना हम लोग सीखेंगे। Okay, somebody wrote, Sumit wrote, I have tried the derivation of mi of equilateral triangle and send it to you. Please check. Okay, we'll check it and let you know. Now, another example as you are looking for. So let's have another example. Again, very similar type of example I can give you. Let's say कि ऐसा एक टेस्ट पेपर में भी आया था और उसका डिस्कशन भी हम लोग कर चुके हैं। So again, let's say ये अपने पास सिलेंडर है, hollow cylinder. Sir, Yes. sir, Somebody want to say yes? sir. Like if we take a top, the playing thing, and if you rotate it, so what will be the ICM of it? Like it contains more both rotation and translation motion. So how we'll do it? Which body you are talking about? Sir, like the Lattu one, the top, which we play like the toy. Okay, top. Okay, so टॉप के लिए टॉप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो नीचे कोन टाइप का होता है, ऊपर हेमिस्फेरिकल टाइप का होता है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं हेमिस्फीयर का और कोन का। कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोबेबली हम लोगों ने बात की है, और हेमिस्फीयर का भी हमको निकालना आता है, तो दोनों को हम ऐड करके निकाल सकते हैं। और एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था एंगुलर मोमेंटम के लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई करने का। सो Okay, जो sir. भी सर पर जो भी उसका स्ट्रक्चर मोशन देगा तो तो बहुत उसकी कॉम्प्लेक्स होगा ना। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है। टॉप के मोशन को हम लोग पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें और भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप जरूर निकाल सकते हो। लेट्स से अपने पास एक हॉलो सिलेंडर है। कई बार ऐसा बोलेगा ये हॉलो सिलेंडर है, तो आपको देखने में तो वो रिंग जैसा दिखेगा, इसी को स्फीयर बोलते हैं, इसी को सब कुछ बोलते हैं। तो आपको क्या समझना है कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और ये जो सिलेंडर है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर चल रहा है, पर बाहर भी है और अंदर भी है। तो इस तरह से हम उसको दिखाते हैं, और ये उसके सेंटर के वेलोसिटी है, लेट्स से v0 है, एंड लेट्स से वो इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं इसको दे रहा हूँ ओमेगा, और कुछ डायमेंशंस वगैरह दे देगा, जैसे कि ये डायमेंशन है और ये डिस्टेंस है। लेट्स से ये डिस्टेंस आपको दे रहा है 8 6, दिस इज लेट्स से 8r, और ये टोटल डिस्टेंस है 6r, हालांकि नॉट टू स्केल दिख रहा है। So this total distance is 6r, that is 8r, and r is the radius, m is the mass, and let's say it is catching a point, maybe point somewhere here. That's the point A. This is point O. This is bottom point B. And let's say the center point is C. You can draw the picture. Generally इन्हीं points के बारे में बात करता है। कोई और भी point आप catch कर सकते हो, but mostly इन्हीं points से आपसे पूछता है। So it asks for find angular momentum of body
if omega is equal to v naught by 3r about, अब अबाउट करके आपसे बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं. अगेन मैं अबाउट पॉइंट ओ पूछ ले रहा हूँ. अबाउट पॉइंट ओ. सो ओ पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी बताना है, जो कि ट्रांसलेशन भी कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है. और प्रोबेबली आपको ओमेगा की डायरेक्शन समझ में आ गई होगी कि किस तरह से चल रहा है. तो ओमेगा को हम कई तरह से दिखा सकते हैं. यहाँ पर ऐसा दिखाया गया कि वो इस तरह से जा रहा है. दैट मीन्स इट इज रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस. ये आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, आई मीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए है. सो आप इसको प्रॉपर्ली निकालिए. जो आपका कैलकुलेशन है वो करेक्ट आना चाहिए. सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, मास रेडियस गिवन है, और भी डायमेंशंस आपको गिवन है. ओ पॉइंट कोड आपको बताना है. 19/3 एक आंसर आया. आदित्य says 19/3 m v naught into r. Okay, k cap. ओके, डायरेक्शन भी बताते हैं तो प्रॉपर आंसर हो जाता है. एंटी क्लॉकवाइज minus k cap 19/3. इसका एटलीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आना चाहिए सभी का. और अभी तक तो 19/3 आ रहा है. (35/6) 20/3. ओके. एनीवे, ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है. दो टर्म लिखने होते हैं. पहला होता है आरसीएम क्रॉस एमवीसीएम. Another term is ICM into omega. Now these are the two terms I'm trying to explain you. फर्स्ट वाले के लिए आपको ये देखना होता है किसके अबाउट चाहिए, ओ के अबाउट चाहिए. तो अगर आप बेसिक तरीके से जाना चाहते हो तो ओ से सेंटर ऑफ मास को मिला दो. सो ये आपका आरसीएम बन जाएगा. आरसीएम बन जाएगा. और वीसीएम आपको पता है. आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखोगे आरसीएम इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू साइन थीटा. साइन थीटा का मतलब हुआ इसको आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये जो एंगल बनेगा वही थीटा आएगा. बेसिकली इस एंगल को थीटा बोलना है ओ के अबाउट निकालने के लिए. एंगल किसके किसके बीच का होता है? पोजीशन और वेलोसिटी. या फिर आप बोलो कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चाहिए, जो कि 6r है. तो आप डायरेक्टली 6r लिख सकते हो या फिर इस तरह से आगे बढ़ सकते हो. अच्छा, सेकेंड टर्म के बारे में जहां तक स्टोरी है, सेकेंड टर्म इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट अबाउट विच यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट इट. तो इसका आईसीएम लिखोगे, आईसीएम इनटू ओमेगा. आईसीएम के बारे में कितना लिखने वाले हैं? तो ये हॉलो सिलेंडर है, जस्ट लाइक रिंग. हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है और ओमेगा से मल्टीप्लाई करने का. किस सेंस में जा रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज. तो के कैप पर चला जाएगा. सो ये के कैप हो गया. अच्छा, आर क्रॉस वी करेंगे. आर क्रॉस वी किधर जाएगा? तो आर आगे और वी की तरफ क्रॉस करोगे, थंब इनसाइड जाएगा तो ये माइनस के कैप जाएगा. तो ये दो टर्म्स को आपको देखना था. अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो. एल अबाउट ओ इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी विच इज वी नॉट इन ब्रैकेट आरसीएम इंटू साइन थीटा. ये माइनस के कैप की डायरेक्शन में है, प्लस एम इंटू आर ओमेगा. अब इस आर ओमेगा की वैल्यू आप बाद में प्लेस कर सकते हो. मैं बेबी स्टेप्स लिख दे रहा हूँ सो दैट कि आप फॉलो कर सके क्या चल रहा है.
एंड देन आफ्टर, अब आप देखो ट्राइंगल देख लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें अगर आप साइन थीटा यूज करोगे, साइन थीटा तो आएगा परपेंडिकुलर विच इज 6r डिवाइड बाय हाइपोटेनस विच इज RCM. सो RCM इंटू साइन थीटा, ये दोनों आपस में मिलकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पकड़ लेते हैं. तो इस तरह से वो 6r आ जा रहे हैं, तो ये बनेगा m इंटू वी नॉट इंटू 6r इन माइनस के कैप डायरेक्शन. और इसके बाद में दूसरा टर्म के बारे में बताते हैं. दूसरा टर्म है m इंटू r ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पकड़ो. फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड r ओमेगा एज v नॉट बाई 3. वो आपको क्या देता है, वो आपको वहां से पकड़ना होता है, तो दैट इज v नॉट बाई 3. v नॉट बाई 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज इसी नंबर पे डिपेंड करेंगे. और अब इसके बाद दोनों का आप एड अप कर सकते हो. तो यहाँ से m r v नॉट कॉमन नजर आ रहा होगा, ये बनेगा -6 और ये बनेगा 1/3. ब्रैकेट में आउटसाइड के कैप लिख सकते हो. इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी 18 माइनस का और प्लस का 1, तो माइनस का 17 आ जाएगा. 17/3, माय गुडनेस, 17/3 m r v नॉट इन के कैप. और इन टोटलिटी यू कैन राइट एज 17/3 m r v नॉट इन माइनस के कैप. चेक कीजिए आपने कहाँ पर आपको इश्यू बने हैं और हमको ये बताइए कि कौन सा पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है. आपके आंसर्स आई डोंट थिंक कि मैच करते हुए नजर आ रहे हैं. सो कैन शो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन अगेन. डायरेक्शन के लिए पहले के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट के रूल यूज करने होते हैं, सेकंड के लिए ओमेगा की डायरेक्शन देखनी होती है. बहुत सिंपल है. क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा होता है, आरसीएम क्रॉस वीसीएम की डायरेक्शन चाहिए होती है. सर आपने वो ट्रांसलेशनल वाले के लिए कैसे डायरेक्शन डिसाइड की, वो नहीं समझा. ट्रांसलेशन के लिए मैंने डायरेक्शन कैसे डिसाइड की, मैं एक बार फिर से आपको बोल देता. अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद नहीं आ रहा है, देखो क्या है कि अपने पास दो वेक्टर हैं. एक ये है ओ से जाने वाला आरसीएम है, दूसरा वेक्टर ये है जिसका नाम है वीसीएम और वी नॉट. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए. ये सीएम पकड़ लो या वी नॉट बोलो, इसकी वैल्यू वी नॉट है. सो अगर आपको कभी दो वेक्टर ऐसे गिवन हुआ करते थे जिसका नाम हम ए बोलते थे, बी बोलते थे, तो ए क्रॉस बी आपको आता है. ए क्रॉस बी का मतलब यहाँ पर आरसीएम क्रॉस वीसीएम है. मास तो पॉजिटिव होता है, इसका रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज सिंपली फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट कभी आपने बिगनिंग में लर्न किया था. सो अगर हम फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर के साथ क्रॉस करते तो हम राइट हैंड को यूज, पहले तो एक पॉइंट बोलते थे, आपको अगर यार रिकॉल कराए दो पॉइंट हुआ करते थे. फर्स्ट कि दोनों के परपेंडिकुलर. सो फाइनल डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है, यानी स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाएगी. स्क्रीन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस होती हैं, आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड्स. उसके लिए आप राइट हैंड को यूज करते हो, पाम को स्ट्रेट करते हो, फर्स्ट वेक्टर पकड़ते हो. फर्स्ट कौन है, आरसीएम. सो फर्स्ट की डायरेक्शन में राइट हैंड को प्लेस करो, उसकी नेचुरल कर्लिंग सेकंड वेक्टर की तरफ करो जब वेक्टर आउटवर्ड्स हैं. फिर देखो थंब किधर जा रहा है. तो जब हम आरसीएम क्रॉस वीसीएम करेंगे तो क्या थंब हमारा इनसाइड जा रहा है. और ये जो मैंने रोटेटिंग एरो बनाया है, इससे भी आप देख सकते हो कि ये आरसीएम आर से वी जाने पे आपको कैसा चलना पड़ रहा है. एंड क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है. जब क्लॉकवाइज जाओगे तो इनटू चले जाओगे. इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन आएगी, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर जाएगी, क्या वो माइनस के कैप होगी. ये हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से डील किया हुआ है. और सर इसके ये बाद अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शॉर्टकट है क्या. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शॉर्टकट है. ये क्रॉस प्रोडक्ट का ही शॉर्टकट है. जैसे आप आरसीएम से आर को पहले रखा वी की तरफ जाओ, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाओ, तो फिर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो आएगा उससे आप डायरेक्टली बोल सकते हो. इसी को हम लिंक करते हैं ओमेगा की डायरेक्शन से. तो ये जितने भी राइट हैंड रूल है ना, वो चाहे फिंगर को हम कर्ल करें या फिर रोटेशन से देखें, सबका एक ही मीनिंग रहता है. तो जब हमको दो वेक्टर का क्रॉस करना होता है तो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर दोनों को इस तरह से बनाएंगे कि वो आउटवर्ड पॉइंट आउट करें. फिर फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ आप जाइए, फिर उसके सेंस को देख करके भी आप बता सकते हो. या फिर राइट क्रॉस प्रोडक्ट के जो रूल्स आपने लर्न किए थे, फॉलो देम, यू विल गेट इट. अच्छा, आपका जो 19/3 आया वो मैं समझा किस वजह से आपका प्रॉब्लम कहाँ पे रहा है. दैट प्रॉब्लम वाज शायद ये आपने माइनस को प्लस रखा होगा तो फिर वो ऐड कर गया होगा. नाउ इट मैटर्स. अभी क्लियर हो रहा है. अब आप प्रोडक्ट रूल को एक बार फिर से पढ़िए जो आपने वेक्टर में कभी पढ़ा था,
और आपको हेल्पफुल करेगा, वो सारी चीजें फिर से रिकॉल करेंगे। Which direction should be preferred, MRV ones और ओमेगास डायरेक्शन? दोनों की प्रेफर करने का आपके पास चॉइस नहीं है, आपको दोनों को निकालना आना चाहिए। जहां पर जैसी सिचुएशन होगी उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। ओमेगा दिया है तो ओमेगा के लिए हम ओमेगा से डिसाइड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट से डिसाइड करते हैं। सर ओके, यस सर आई मीन कि अभी इस वाले में ओमेगा की डायरेक्शन पॉजिटिव है, के कैप है, और एमआर क्रॉस वी से जो आ रही है वो नेगेटिव है, तो हम एब्सोल्यूट में कौन सी लिखेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, डायरेक्शन से ऐड करती है ना, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया देखो, और फाइनली एक माइनस आया। तो जब माइनस आया इसका मतलब साइन किसके साथ जाता है? डायरेक्शन के साथ जाता है। अगर फाइनली प्लस आएगा तो हम प्लस बोलेंगे, प्लस के कैप। फाइनली माइनस आएगा तो माइनस के कैप बोलेंगे। So negative or positive sign, they go with the direction, and magnitude is always positive. So that is magnitude, and this is direction. So there's not a choice कि हमको कौन सा बोलना है. It's like कि हमको दोनों को ऐड करना है, जो आ रहा है वही हमको फाइनली बोलना है। प्लस आ रहा है तो प्लस बोलना है, माइनस आ रहा है तो माइनस बोलना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तब भी आपको और भी निकालने पड़ेंगे एंगुलर मोमेंटम वैल्यूज। तो next point is going to be angular momentum conservation. ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग एएमसी के नाम से बुला लेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जस्ट लाइक वी हैड अ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। एक और फॉर्मूला होता है बिफोर कंजर्वेशन की, जो टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर इसको लैंग्वेज के टर्म में आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, net torque acting on a rigid body is equal to rate of change of angular momentum of that body about that point। क्योंकि यहाँ पॉइंट की भी जरूरत होती है। दैट पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट का वो आपने टॉर्क निकाला है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। नेट एक्सटर्नल, अगर आपको सारे वर्ड यूज करने हैं, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ये भी पॉइंट मेंशन कर लो, अबाउट अ पॉइंट। अब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो it treats like net external torque about a point acting on a body which is a rigid body is equal to the rate of change of angular momentum of that body about that point। इसका मीनिंग क्या है कि जिस पॉइंट के अबाउट आपका टॉर्क जीरो है, टॉर्क लग रहा होगा, उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है और उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है इसका। ये किसका मिरर इमेज है? अगर आप मिरर इमेज रिलेट करना चाहते हो तो इस फॉर्मूले का मिरर इमेज है F इज इक्वल टू dt/dt, जिसको हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन बोला करते थे। तो लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज नेट एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होता है। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इन रोटेशनल डायनामिक्स। इसको आपको समझना भी है और याद भी रखना है। समझ में आ गया होगा। और इसमें टॉर्क किसका, जिस पॉइंट का अबाउट टॉर्क होगा उसी पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क होगा उसी एक्सिस के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम होगा। नाउ अब इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? तो जो आपको टॉर्क लग रहा है किसी बॉडी पे, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो टॉर्क की वैल्यू जीरो आएगी, नेट टॉर्क की वैल्यू, जो हम लोग टॉर्क बोलते हैं, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, तो उसको मैं शॉर्ट में टाउ लिख रहा हूँ। इफ टाउ इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा dl/dt इज इक्वल टू जीरो। और किसी का अगर डेरिवेटिव जीरो होता है, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो अगर कोई किसी का डेरिवेशन हमेशा जीरो रहता है, दैट मींस दैट नंबर इज अ कांस्टेंट, दैट मींस l इज इक्वल टू कांस्टेंट।
अगर L कांस्टेंट है दैट मींस इनिशियल L की वैल्यू और फाइनल L की वैल्यू बराबर रहती है. इसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड दैट इज ट्रू इन बोथ वेज. बोथ वेज ट्रू होने का मतलब क्या हुआ कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है तो नेट टॉर्क जीरो आएगा, और दूसरा अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रोटेशन कि नेट टॉर्क जीरो हुआ तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे. किसके अबाउट कराएंगे? जिसके अबाउट टॉर्क जीरो होगा. तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आ रहा उसी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम इनिशियली लिख लिए, फाइनली लिखिए, दोनों को इक्वेट करा दीजिए, आपका आंसर आता है. और इसको हम यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, जब एज लॉन्ग एज वी कैन फाइंड द टॉर्क जीरो. इसका काउंटर वर्जन है, वो भी मैं इसी में लिख देता हूँ. सपोज कर लीजिए नेट टॉर्क जीरो नहीं है. अगर नेट टॉर्क जीरो नहीं है इसका मतलब है dl बाई dt की जो वैल्यू है वो टाउ के बराबर है, जो कि नॉन जीरो नंबर है. इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, dl इज इक्वल टू टाउ dt. dt को इस तरफ ले जाओ. टाउ वेक्टर है, dt टाइम होता है, टाइम वेक्टर नहीं होता है. नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट बोथ साइड. जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड में, इसी में इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इसको हम किसी टाइम t1 से t2 तक इंटीग्रेट करेंगे. इसको हम इनिशियल टॉर्क से एंगुलर मोमेंटम से फाइनल एंगुलर मोमेंटम तक इंटीग्रेट करेंगे. तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है? अच्छा रिजल्ट आता है फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ dt. और ये किसी भी t1 से t2 तक होगा. ये t So this is इनिशियल like से t impulse फाइनल. momentum theorem. एग्जैक्टली. सो ये किसी इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक चलेगा. नाउ सपोज करो कि अगर टाउ जीरो होता तो ऑटोमेटिकली ये टर्म जीरो आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली इसी के साथ आ जाएगी. इसीलिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये ज्यादा जनरल इक्वेशन है. तो ये एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन, और इसी को हम एंगुलर इम्पल्स भी बोलते हैं. दैट इज आल्सो नोन एज एंगुलर इम्पल्स. सो व्हाट इज एंगुलर इम्पल्स? Angular impulse is change in angular momentum, which is also equal to integration tau dt. Again, अगर एवरेज टाउ की बात करेगा तो टाउ को हम बाहर निकालेंगे तो टाउ इनटू टाइम आ जाएगा, और अगर टाइम का फंक्शन दिया गया होगा then we will integrate it and find it out. So, इसको आप बोल सकते हो that is angular impulse equation, just like we had a linear impulse equation. सो अगर आप इस इक्वेशन को याद रखते हो जो लास्ट में हम लोगों ने बात की, एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन, बाकी सारे केस इसी में इनबिल्ट है. टाउ जीरो हो गया तो ऊपर वाला केस आ जाएगा, टाउ नॉन जीरो हुआ तो ये जनरल केस रहेगा, और ये टाउ की डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ जो लिंकेज है वो आपको समझने का. अब आपको क्या करना होता है, किसी बॉडी को एनालाइज करना होता है, सिचुएशन को देखना होता है, किसी पॉइंट का वो टॉर्क अगर जीरो मिलता है, अगर जीरो मिलता है टॉर्क, तो आप इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को कंजर्व करा देते हो एंगुलर. और अगर टॉर्क जीरो नहीं मिलता है और आपको अगर लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, उसको हम एंगुलर इम्पल्स कहते हैं. एंगुलर इम्पल्स को कई अलग अलग लेटर से इंडिकेट कर देते हैं, कई बार जे से लिख देते हैं, और या फिर हम जे ए से लिख देंगे, जे फॉर इम्पल्स, ए फॉर एंगुलर इम्पल्स. सो इक्वेशन इज एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और इंटीग्रेशन टाउ dt. और जब कभी इंटीग्रेशन टाउ dt आता है तो आपको समझ में आ जाएगा एरिया अंडर भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. इसी केस में अगर आपको टाउ वर्सेस टी ग्राफ दिया गया हो और उस ग्राफ का एरिया आपको पता करना या पता चल जाए, लेट्स से ये ग्राफ है, इस एरिया को अगर आप कैलकुलेट करो, सो क्या आप समझ सकते हो कि ये एरिया क्या देने वाला है? दिस एरिया, दिस इज गोइंग टू गिव यू जे ए, एंगुलर इम्पल्स. एंगुलर इम्पल्स तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, सेवरल तरीके से. क्वेश्चन आपको एरिया निकालना है, एंगुलर इम्पल्स मिल जाएगा. आप इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकाल करके वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपको एंगुलर इम्पल्स मिल जाएगा, और या फिर इस इंटीग्रेशन से भी आप निकाल सकते हो. दीज आर द वेज टू कैलकुलेट द एंगुलर इम्पल्स एंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और टाउ इंटीग्रेशन dt, वो सारे आप काम कर सकते हो. सर ये सिर्फ रोटेशन बॉडी के लिए है. ये उस बॉडी के लिए जिस पे टॉर्क लग रहा है, चाहे वो रोटेट कर रहा हो केवल या फिर रोटेशन के साथ ट्रांसलेशन कर रहा हो. तो जब टॉर्क लगेगा तो बॉडी रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा.
सो ये जो तो स्टोरी मतलब है वो एंगुलर रोटेशन सर बॉडी एंगुलर में होना कंजर्वेशन चाहिए। में हमें ट्रांसलेशन भी लिखना पड़ेगा क्या, मतलब ट्रांसलेशन का जो था? बिल्कुल बिल्कुल कोई भी एंगुलर मोमेंटम, तो हम लोग ये ऐसा नहीं लिख रहे कि दिस एंगुलर मोमेंटम इज ओनली ड्यू टू रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम मींस एंगुलर मोमेंटम आइदर कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन और कमिंग फ्रॉम रोटेशन और कमिंग फ्रॉम जनरल केस। सो आपको बॉडी का मोशन देखना है, कोई भी मोशन क्यों ना चल रहा हो, आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखना है। इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों इंक्लूडेड है। और टॉर्क जो है नेट टॉर्क लिखना है, नेट एंगुलर मोमेंटम लिखना है और फिर उसका चेंज निकालना है। ओके अब मैं आपको इससे सिंपल क्वेश्चन से आगे कैरी करता हूँ, इसका यूज दिखाता है। ये कॉन्सेप्ट है, इस स्क्रीन को आपको अच्छे से नोट डाउन करके याद रखना है। हाँ बोलें सर जो ट्रांसलेशनल इम्पल्स है उसका एंगुलर इम्पल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? ट्रांसलेशनल इम्पल्स एंड सर ट्रांसलेशनल इम्पल्स एंड एंगुलर इम्पल्स का रिलेशन क्या होगा, मतलब हाँ उनमें भी रिलेशन होता है, उनको भी हम रिलेट कर सकते हैं और अभी आप देखेंगे उसके रिलेशन के बारे में बताऊंगा आपको। एंगुलर इम्पल्स को हम मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स कहते हैं। सो एंगुलर इम्पल्स और लीनियर इम्पल्स आपस में लिंक होते हैं। कैसे लिंक होते हैं वो हम लोग आगे समझेंगे, पहले इतना जो समझा है इसका एप्लीकेशन करना सीख लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट आप इनको यूज करना स्टार्ट करो, फिर दोनों इम्पल्सेस को आपस में लिंक भी करते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली देयर इज अ लिंक। सिंपल एग्जांपल मॉड्यूल में भी सिमिलर टाइप का है, मैं वही पकड़ता हूँ सो दैट कि आपको समझना आसान रहे। लेट्स से अपने पास एक सिंपल केस है। इन सारी रोटेशन चैप्टर में आपको पहले फिगर समझना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा व्यू लिया गया है, फिगर में क्या क्या दिख रहा है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या है। लेट्स से और उस रॉड को इस तरह से हिंज किया गया है। जब हम इस तरह की हिंजिंग प्रोसेस बनाते हैं फिर पिक्चर बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो ओ पॉइंट है और इस ओ पॉइंट से इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रही है, उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट ये रिंग रॉड जो है वो रोटेट कर सकता है। अपने पास एक रॉड है, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है और एक कॉर्नर पॉइंट से हिंज्ड है। मीनिंग इज कि या तो ये इस तरह से रोटेट कर पाएगी या फिर ये इस तरह से रोटेट कर पाएगी। और दोनों केस में ओमेगा आप देख करके बता सकते हो, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब ओमेगा की डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन z एक्सिस है। ये पिक्चर देख करके आपको समझना होता है। कई बार वो क्वेश्चन मेंशन नहीं करता, ऐसा पिक्चर बनाएगा तो हम ये बता सकते हैं कि दिस रॉड कैन रोटेट अबाउट z एक्सिस ओनली। दिस रॉड कैन नॉट रोटेट अबाउट x एक्सिस, यानी ऐसा रोटेट नहीं कर सकता है। दिस रॉड कैन नॉट रोटेट अबाउट y एक्सिस, ऐसा रोटेट नहीं कर सकता है। किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है? जो O से पास करेगा स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। ओके लेट्स से कि अपने पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास लेट्स से स्मॉल m है, अलग अलग भी मास रख सकते हैं, स्मॉल m है और ये किसी v वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है और बहुत क्लोज आ चुका है, ये v नॉट वेलोसिटी है और इसको हिट करने वाला है। अब आपको ये पहले सोचना होगा या क्वेश्चन में सर्च करना होगा कि ये फिगर बना कैसा है। क्या ये ऐसा बना है कि ये अगर रॉड को रिलीज कर दिया जाए तो नीचे आ जाए, दैट मींस क्या ग्रेविटी नीचे की तरफ है या फिर ग्रेविटी अंदर की तरफ है? ना वो बताएगा कि ये कौन सा व्यू है। जैसे ऐसा बोलता है कि ये टॉप व्यू है ऑन अ स्मूथ सरफेस, टॉप व्यू सरफेस, दैट मींस जो स्क्रीन है वो एक स्मूथ सरफेस का काम कर रहा है। उस स्क्रीन के ऊपर आपने एक रॉड को रखा हुआ है और वो रॉड को आपने हिंज किया है और ये रॉड इस तरह से या फिर इस तरह से रोटेट कर सकती है। दैट मींस ग्रेविटी किधर है आपको समझ में आ जाएगा, ग्रेविटी इनटू द पेज है, अंदर की तरफ है। सो इट इज टॉप व्यू, ऐसा आपको बताता है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप क्वेश्चन लिखिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। इसको मैं सॉल्व करता हूँ कंप्लीटली आपके लिए। सो इट सेज a particle of mass m strikes the rod, ऐसा कुछ बोलेंगे तो मैं लिख of sticks to rod after collision
as shown in the figure. तो एक पार्टिकल आता है और इसके जस्ट कॉर्नर पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करके उसके साथ स्टिक कर जाता है। तो अगर ये स्टिक कर जाएगा तो आप नेचुरली इमेजिन कर सकते हो कि रॉड रोटेट करेगा। क्या बता सकते हो रॉड किस सेंस में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज सेंस में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। दिस इज अ चाइल्डिश क्वेश्चन बट इट इज विजुअलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन। तो आप पाओगे कि ये इस सेंस में रोटेट कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएगा। गुड। तो आपसे डायरेक्शन पूछ सकता है, उसके आगे चल करके आपसे पूछ सकता है कि सिंस आपने ये पता कर लिया कि रोटेट करेगा और ये भी आपको समझ में आ गया ओ पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट करेगा आफ्टर द इम्पल्स या आफ्टर द इम्पैक्ट या फिर कोलिजन। सो ये जो ओमेगा है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछेगा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। एक बेसिक क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, फिर इसमें आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते रहेंगे। तो अगर ये बेसिक सिचुएशन हमको समझ में आ जाएगी तो आगे की सिचुएशन हम लोग हैंडल कर लेंगे। ये जो मैंने ओमेगा बनाया ये आफ्टर है और जो पूरी पिक्चर थी वो बिफोर द कोलिजन है। तो एक काम करते हैं, मैं इस ओमेगा को इरेज कर देता हूँ और ये पूरी पिक्चर हमारी बिफोर द कोलिजन है। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा वो मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। हालांकि इतना अपने को करने की जरूरत नहीं होगी, एक बार आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बट स्टिल स्टार्टिंग में कर सकते हैं। हाँ वो आप ट्राई कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप देखिए मैच कीजिए कि आपने क्या किया और फिर आप अगर आप इसको यूज कर पाएंगे एटलीस्ट लर्न जरूर कर लेंगे कि क्या करना होगा। आफ्टर द इम्पैक्ट क्या होगा? आफ्टर द इम्पैक्ट पार्टिकल से स्टिक कर गया ऐसा उसने बोला है और ये ओमेगा से रोटेट करने लगा। ये सिचुएशन जस्ट आफ्टर है और ये जस्ट बिफोर है। सो दिस सिचुएशन इज बिफोर। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आप दोनों पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। ड्यूरिंग भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन का तब हमको जरूरत पड़ती है जब हम इम्पल्स वगैरह निकालते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? तो आप देखो कि जब ये सिचुएशन हो रही होगी तो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। किस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे? इस पूरे सिस्टम में। आप सिस्टम में क्या क्या चूज कर सकते हो? आप पार्टिकल को अपना सिस्टम बना सकते हो, रॉड को अपना सिस्टम बना सकते हो, दोनों को अपना सिस्टम बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो, सारी चॉइसेस आपके पास हैं। फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे होंगे, वो हमारे काम के नहीं है। जब इम्पैक्ट लगेगा तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, पार्टिकल रॉड को हिट करेगा, रॉड पार्टिकल को हिट करेगा। फिर ये जो हिंज रिएक्शन है, हिंज पर भी फोर्सेस आने वाले हैं, इसको हम हिंज कहते हैं जिस पॉइंट को ये हिंज्ड है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो और आपके लिए मैं एक सिस्टम बनाता हूँ, एक सिस्टम चूज करो। उस सिस्टम में आप रॉड को लो और पार्टिकल को लो, दोनों को लो। तो एक बात तो गारंटीड होगी, कौन सी? कि ड्यूरिंग द कोलिजंस जितने भी फोर्सेस आएंगे वो इंटरनल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पार्ट पूरा सिस्टम है, तो आपने बाहर से तो कोई फोर्स लगाया नहीं। दो बॉडीज अपने आप आए, आपस में मिले, मिल करके एक दूसरे पे फोर्स लगाए, इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। सो नट सेल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इस बॉडी में इन कोलिजन के लेकर के। हाँ, एक जगह एक्सटर्नल फोर्स लगा। कहां पर लगा? हिंज रिएक्शन। यहाँ पर देखोगे जब इन दोनों का कोलिजन होगा तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल रिएक्शंस आएंगी। आप इमेजिन भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ जर्क जैसा लगेगा ओ पॉइंट पर। वो जर्क कौन लगाएगा? जिससे ये सपोर्टेड है, सिस्टम से सपोर्टेड है। तो आप पाओगे कि इस सिस्टम पर रॉड प्लस पार्टिकल पर जो भी फोर्सेस आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, रिएक्शंस आएंगी, नॉर्मल रिएक्शंस कह सकते हो या हिंज रिएक्शंस कह सकते हो। उसको हम आर लिख सकते हैं, आर फॉर रिएक्शंस। अब ये किधर आएंगी वो एक बाद का इशू, हम बाद को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहो तो हम यहाँ पर इसको भी बता देते हैं कि वो रिएक्शंस कैसे आएंगी। उन रिएक्शंस को आप ऐसे देखोगे कि एक आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों कंपोनेंट कर सकते हो, आर एक्स एंड आर वाई। दीज रिएक्शंस आर गोइंग टू कम ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। ओके, लेकिन ये दोनों रिएक्शंस कहाँ से पास कर रहे होंगे? ओ पॉइंट से पास कर रहे होंगे। नाउ इस सिस्टम में मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कैन वी डू दैट? छोटे छोटे क्वेश्चंस का आप हमारे आंसर्स दीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं, फिर सोल्यूशन तक चलेंगे। कैन वी गो फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? एक आंसर आया नो।
हालांकि मैंने अभी वही एक्सप्लेन किया कि हिंज पर फोर्सेस आएंगे जो कि बाहर से आ रहे होंगे, और जहां पर इनका कोलिजन हो रहा था वहां पर तो न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो आप पाओगे कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। गुड। सो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इज नॉट अलाउड। नो, नहीं कर सकते हैं। अच्छी पॉइंट है, यानी एक कॉन्सेप्ट आपको डाइजेस्टेड है प्रॉपरली, बिकॉज देयर इज एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स। गुड। क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? ये अगला क्वेश्चन अपने आप को पूछना है। तो फिर आप जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि टॉर्क देखना है, और टॉर्क आपका कैसा आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या कोई पॉइंट आपको ऐसा है दिख रहा है सिस्टम पर जिसके अबाउट आपको टॉर्क ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर सारे केसेस में 0 रहता हो? सो आप पाओगे कि अबाउट पॉइंट ओ अगर आप टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोलिजन नहीं हुआ था, बिफोर सिचुएशन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इसलिए टॉर्क 0 था। आफ्टर में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तब भी 0 है। ड्यूरिंग में रिएक्शंस आए थे, जो भी रिएक्शंस आए थे वो ओ से ही पास कर रहे थे, इसलिए उनका टॉर्क 0 हो गया। सो टॉर्क रिमेन्स 0 बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग जस्ट केस ऑफ द कोलिजन। नाउ अगर यह पॉइंट आपको समझ में आया तो आपको एक पॉइंट पता चला कि हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं सिस्टम का। किसके अबाउट? ओ पॉइंट के अबाउट, सिस्टम का। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, देन नेक्स्ट लाइन यू कैन गो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ लेट्स डू हाउ कैन वी परफॉर्म दिस। तो आप बोलोगे कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस दोनों इनिशियली एंड फाइनली अबाउट ओ मस्ट बी सेम। सो फाइनली के बारे में बात करते हैं। फाइनली किधर जा रहा है? फाइनली ये पूरा सिस्टम है जो रोटेट कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ की जो फाइनल केस है, इस फाइनल केस में प्योरली रोटेशन चल रहा है। सो फाइनल केस इज ऑफ रोटेशनल मोशन, प्योरली रोटेशन। क्योंकि ये बॉडी के साथ पार्टिकल स्टिक कर गया है, तो आपके लिए पूरी एक बॉडी बन गई जो कि रिजिड बॉडी हो गई है। तो इसको प्योरली ट्रांसलेशन कह सकते, रोटेशनल मोशन कह सकते हो। इस केस में पार्टिकल आपका ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा था, रॉड रेस्ट पे थी, तो रोटेशन वाज एब्सेंट, ट्रांसलेशन वाज देयर। तो फाइनली निकालते हैं। फाइनली प्योरली रोटेशन केस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? आई जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है, इनटू ओमेगा। किस सेंस में जा रहा है? ये इस सेंस में जा रहा है। और आप चाहो तो वेक्टर के टर्म में लिखना चाहो तो इसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियली आपको रॉड का एज वेल एज पार्टिकल का चाहिए। रॉड का कितना था? 0। पार्टिकल का हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल के बराबर रही होगी? यस। तो हम लिखते हैं मोमेंटम विच इज स्मॉल m इंटू वी नॉट इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज l, एंड इट इज आल्सो इन दिस सेंस विच इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज आल्सो k कैप। तो अपने पास बहुत छोटी सी इक्वेशन बनी। क्या? के कैप सेम डायरेक्शन है, इसलिए ओमेगा आई नॉट इज इक्वल टू एम वी नॉट इंटू एल। एल इज द लेंथ, नॉट द एंगुलर मोमेंटम। इस एल को हम छोटा वाला एल बना देते हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना करें। तो ये स्मॉल एल हो गया। नाउ यहाँ से ओमेगा निकल के आ जाएगा। व्हाट दैट ओमेगा इज गोइंग टू बी मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइड बाय आई नॉट। नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा? अब इस हम आई नॉट को निकालना चाहेंगे। व्हाट इज आई नॉट? I naught is the moment of inertia of this entire system about the point O. और हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकालना जानते हैं। तो हाउ मच दैट इज गोइंग टू बी? अब वो लोग इसमें रॉड भी इंक्लूडेड है, पार्टिकल भी इंक्लूडेड है। रॉड के लिए इसके कॉर्नर से परपेंडिकुलर एक्सिस बनी, जिसका मतलब कैपिटल M इंटू एल स्क्वायर बाई 3। और पार्टिकल के लिए एक पार्टिकल है जो कि L डिस्टेंस पर है, पार्टिकल का मास इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आपका आई नॉट हो गया। अगर आपने ये लिखा है, ये किया है, तो आपका आंसर करेक्ट जाता है। फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अगर सिंपलीफाई करोगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, m आएगा, v नॉट आएगा, डिवाइडेड बाय समथिंग, एंड व्हाट दैट समथिंग इज वी कैन राइट इट कि एक l नीचे बचने वाला था, एक l मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये बनेगा m प्लस 3 स्मॉल m इनटू l। अगर आपने ये आंसर निकाला है तो फिर प्रॉपर है।
नहीं निकाला है तो आपको प्रॉपर बनाने के लिए स्टेप्स वॉच करने हैं, स्टेप्स लर्न करना बहुत जरूरी है. जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, ड्यूरिंग, ऑल द 3 केस. Sir, Yes. can you re-explain the last two steps? Last 2 steps. In case you have understood till this point कि angular momentum conservation होगा, किस point के about होगा, तो आपने बहुत बड़ी चीज समझ ली कि हम कब कौन सा concept लगाते हैं. फिर कैसे लगाते हैं वो next point है. तो angular momentum conservation means final momentum is equal to initial momentum. What is the final momentum? Final momentum is just after the collision. Just after the collision, since it says particle sticks together. तो अगर स्टिक कर गया तो रॉड प्लस पार्टिकल एक रिजिड बॉडी बन गया, सिंगल बॉडी बन गया, क्योंकि अब पार्टिकल रॉड के साथ चलेगा, उसके साथ स्टिक्ड है. अगर वो स्टिक है तो फिर हम बोलेंगे कि ये प्योरली रोटेशनल मोशन का केस हो गया और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. रोटेशन केस में हम एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं आपको पता है, आई इंटू ओमेगा. सो आई ओमेगा, आई कौन सा होना चाहिए जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ओ से एक्सिस पास कर रहा है, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है. और किस सेंस में रोटेट करेगा ये आपने अभी बताया था कि ये इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करेगा. एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब के कैप होता है, इसलिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये लिखा हुआ है. सो दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम. अब हम इनिशियल पर आते हैं. इनिशियल मींस जस्ट बिफोर. जस्ट बिफोर में सिचुएशन क्या क्या था उसको देखेंगे. रॉड कैसा था, रेस्ट पे था. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं आता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली मोशन. तो मोशन नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम जीरो रहेगा. तो रॉड का टर्म जीरो था, इसलिए रॉड की वजह से जीरो है. पार्टिकल का जरूर आएगा, लेकिन पार्टिकल का हमको किसके अबाउट चाहिए. वी आर लुकिंग दिस अबाउट पॉइंट ओ ओनली. सो एवरीथिंग हैज टू बी कैलकुलेटेड पॉइंट ओ. सो दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन और उसका मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी. पी का मतलब होता है m इंटू वी नॉट और क्रॉस का मतलब होता है उस O पॉइंट से वेलोसिटी की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना जा रहा है, l. तो उसका मैग्नीट्यूड बनेगा m v नॉट इंटू l. एंड मोर ओवर किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चल रही होती है, यानी O पॉइंट का और ये पार्टिकल कैसे रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी k कैप. और सिंस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होना था इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बराबर होना होता है, इसलिए डायरेक्शन सेम आ रहे हैं. ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया. अब आपने डायरेक्शन अलग कर ली, मैग्नीट्यूड कंपेयर करा लिया. जब आपने मैग्नीट्यूड कंपेयर कराया, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल आ गई. इस ओमेगा में कौन कौन से टर्म्स थे, मास ऑफ द पार्टिकल था, क्लियर कट आपको पता है, वी नॉट आपको क्लियर कट गिवन है, एल इज आल्सो गिवन, आई नॉट यू नीड टू राइट, इसीलिए हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका चाहिए आपको, इंटायर सिस्टम का. किसके अबाउट चाहिए, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जिसके अबाउट टॉर्क लगाया गया था या टॉर्क जीरो निकाला गया है. तो उसमें फिर क्या क्या आएगा, रॉड आएगी प्लस पार्टिकल आएगा. पार्टिकल उस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर, l. मास कितना पार्टिकल का, m. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर. और रॉड का उसके कॉर्नर एक्सिस से तो ml स्क्वायर बाई 3 होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए आप दोनों को ऐड अप कर दोगे और ऐड करोगे, फिर रख दोगे, सिंपलीफाई कर लोगे. इसके बाद मैंने ये डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, कैसे लिखा है वो आप समझदार हो. आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 3 एडजस्ट कीजिए, आप साइड ले जाइए, सिंपलीफाई कीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर. इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया, बेस्ट है, अदरवाइज इसको एक बार रीवॉच करने का. और ये बेसिक एग्जांपल है. अब सिमिलर टाइप का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको उसका आंसर हमको कैलकुलेट करके दिखाना है और जो अननोन क्वांटिटी आपसे पूछा जाए उस अननोन क्वांटिटी के बारे में बताना है. ओके सर, एल आई कैसे कैलकुलेट किया एक बार से एक्सप्लेन करूँ ना. अभी मैंने किया, आपको एल आई समझ में आ गया होगा, आर क्रॉस पी, और एक पार्टिकल के लिए जो ट्रांसलेटरी केस का मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो हम लोगों ने यूज किया है. Let me give you another example. You just follow these steps and you must be able to answer that question. It's very similar type question I'm going to provide you. Let's say अपने पास एक रॉड है और इस रॉड को अपने हिंज किया है इस पॉइंट से, यहाँ पर हिंज्ड है, सेंटर पॉइंट है, that's a hinged. अगर हम लोग ऐसा बनाते हैं इसका मतलब अगेन ये जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अबाउट ये रोटेट कर सकता है. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉप व्यू, यानी z एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, फ्री टू रोटेट है. और ये अपने पास एक रॉड है, अगेन रॉड का केस ले लेते हैं, मास कैपिटल m है, लेंथ स्मॉल l है.
और एक पार्टिकल है, अभी हम एक पार्टिकल ही रखते हैं, लेट्स से एक सिंगल पार्टिकल है, इसका भी मास कैपिटल एम है और ये v नॉट वेलोसिटी से आकर के अगेन कॉर्नर पर आता है, कॉर्नर पर आकर के लेट्स से स्टिक करने वाला ही केस रखते हैं। सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अभी ड्रॉ कर लीजिए। पार्टिकल का मास और रॉड का मास मैंने इस बार बराबर दिया है और हिंज जो किया गया वो सेंटर पे पॉइंट है, ये सी फिर सेंटर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अ रॉड इज फ्री टू रोटेट about an axis passing through center and perpendicular to screen or paper or whatever। इसका मतलब और डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं वो हिंज्ड है। if particle sticks, we सिंपल केस है इसलिए हम लोग स्टिक्स वाला केस कर रहे हैं, फिर रिबाउंड वाला भी केस कर लेंगे। if particle sticks to the rod after collision, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि completely inelastic collision है, then find, let's say same क्वेश्चन रखते सर हैं। कभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, वो आगे लेवल पे हम लोग बढ़ेंगे तो इलास्टिक भी कोलिजन करा सकते हैं और ई की वैल्यू दे भी सकते हैं। सो देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम वर्ड यूज कर लेगा या फिर रॉड वर्ड यूज कर लेगा, चलता है। सिस्टम मतलब रॉड और पार्टिकल एक साथ रोटेट करने वाले हैं। सो हिंज की लोकेशन मैंने बदल दी है, अभी भी एक पार्टिकल ही है और सिमिलर टाइप की स्टोरी, टॉप व्यू है, फ्रिक्शनलेस सरफेस वगैरह है, वो सारी कहानी आपको दी जा रही है। 3/2 v नॉट बाई एल एक आंसर है। तो आप जस्ट आफ्टर की भी फिगर बनाएं और फिर आइडेंटिफाई करें किस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हैं, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं या एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी कंजर्वेशन। ऑब्वियस है कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, फिर उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिखना है, लिखने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। 3/2 कंफर्म भी किया जा रहा है v बाई एल, और किस सेंस में जाएगा वो आप के कैप बोल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जमता है, सेंस तो आपको देख के पता चल जाएगा। थ्री बाई टू इस तरह क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन पर भी बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका किसके अबाउट कितना होता है वो सब यूज करना होता है। ओके, रेस्ट ऑफ यू मस्ट बी सॉल्विंग इट, सो मैं आपको आगे सॉल्व करके बताता हूँ। अगेन मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक दूसरा पिक्चर बना देता हूँ, जस्ट आफ्टर वाला, और जस्ट आफ्टर में एक पार्टिकल इसके साथ यहाँ पे स्टिक करता हुआ दिखा सकते हो, और ये सी के अबाउट इस तरह से रोटेट करेगा। ये आपका कॉमन सेंस और नॉर्मल सेंस जो भी सेंस है वो बताएगा। तो ये के कैप डायरेक्शन में जाएगा, ये क्लियर हो गया। टोटल मास 2m हो जाएगा और ये प्योरली रोटेशन केस हो जाएगा। ये और ये ट्रांसलेशन, इसमें एक ट्रांसलेशन था पार्टिकल का। क्या आपको क्लियर हो गया होगा? कि जो क्लियर हो गया होगा वो ये है कि हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल को एक साथ लेकर के अबाउट सेंटर, और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस उसके अबाउट हम ये करा सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर अगर हो गया, दैट मींस समथिंग। व्हाट दैट मींस इज दिस कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हो कि उनको क्या करना है, फिर कैसे करना है। तो आप बोलोगे फाइनल और इनिशियल
मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। अब कैसे भी लिखो जमता है। फाइनल कितना आएगा ये समझना है। फाइनल सिंपली बनेगा आई अबाउट सी, जो सी था, इनटू ओमेगा, क्योंकि ये प्योरली रोटेशन केस है अब, और ये इस सेंस में जाएगा। फिर इनिशियल के बारे में बात करेंगे। इनिशियल के बारे में रॉड का 0 आएगा, पार्टिकल का आएगा। पार्टिकल के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए होती है c से, जो कि l/2 हो जाएगा। सो दिस विल बी mv0 into l/2। किस सेंस में? ये पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट ऐसे लेके जाने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स ये भी उसी सेंस में है। तो डायरेक्शंस बराबर हैं, क्योंकि वेक्टर तभी इक्वल होता है जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। डायरेक्शंस इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड को हम लोग इक्वल कर रहे हैं। यहाँ से अपना आंसर आ गया। क्या आंसर आया? आंसर इज सिंपल, इट्स लाइक ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल M V नॉट द लेंथ डिवाइड बाय ट्वाइस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द पॉइंट C। In case you got it, then we have done it almost. अब जो बचा हुआ पार्ट है वो ये कि what is IC of this system। IC is after वाला केस, तो हमको इसका देखना है। और इसका IC क्या है? ये C पॉइंट है, तो IC का मतलब होगा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का इसी एक्सिस के अबाउट। रॉड के लिए ये सेंट्रल एक्सिस होगी जो कि मिड से जा रहा है, परपेंडिकुलर है, देन यू नो कि मास इनटू लेंथ का स्क्वायर बाय 12, डोंट फॉरगेट इट। प्लस पार्टिकल के लिए m मास है, कितना लोकेशन पर है? l/2, सो मास इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर। अगर आपने ये किया है, so whatever you did, that is correct ultimately. So that becomes ml square by 12 plus ml square by 4. इनको आपस में एडजस्ट कर सकते हो। 3 plus 1 4 by this, so ml square by 3. By the way, ये ml square by 3 में कन्वर्ट हो जाता है। Now ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो आपको समझने का। अगर आपने ये यूज किया है, then you will get simplified answer like mv naught l divided by 2 into ml square by 3. Ultimately 3 will go offside, v naught will survive, divided by 2, l survive करेगा। डायमेंशनली तो आपको पता चल जाएगा v naught by l आना चाहिए। फिर नंबर कितना आएगा? 3/2। किस सेंस में आया? जो सेंस आपने दिखाया उसी सेंस में आया। सो इस तरह से आपको 3/2 v naught by l करेक्ट हो जाता है। इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ये रोटेट करेगा। अगर बाकी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया, सो दैट मींस हम सिंपल केस हैंडल कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन आइडेंटिफाई about which point the torque goes 0, then we can identify angular momentum conservation has to be applied, then we can write angular momentum initially system ka, final system ka, then we can equate, then we can find the moment of inertias wherever they are needed. अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करता हूँ, छोटा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें बढ़ाता हूँ और आपको आंसर करने का, और लेट्स सी कि आप कर पाते हो। अगेन सिमिलर टाइप की पिक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक अपने पास रॉड है और उसको मैंने यहाँ पे हिंज किया हुआ है। लेट्स से इस पॉइंट का नाम हम कुछ दे देते हैं, ए पॉइंट से हिंज किया हुआ है, और इस डिस्टेंस को l/4 बोलते हैं, जो कि एक कॉर्नर से l/4 पर लगाया गया है। रॉड है, रॉड का मास m दिया गया, लेंथ l दी गई है। अगेन सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए हम पार्टिकल दिखाते हैं, और पार्टिकल के मास को भी हम m बोल दे रहे हैं, और ये v नॉट वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। एक और पार्टिकल है जो इस कॉर्नर पे स्ट्राइक करता है, वो भी m मास का है, लेकिन इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा थी। ये 2v नॉट की वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करता है। दोनों साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करते हैं और दोनों स्टिक करते हैं। सो टॉप व्यू है, सिचुएशन इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। बोथ पार्टिकल्स strike simultaneously and stick with the rod. Find angular velocity of rod just after the strike or the collision. Collision के जस्ट बाद क्या होने वाला है?
सो अभी भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आप पॉइंट पकड़िए, एंगुलर मोमेंटम इनिशियली लिखिए, फाइनली लिखिए, वेक्टोरियल को ऐड कीजिए, इक्वेट कीजिए और अननोन वैल्यू को पता करने का। मैंने जस्ट आफ्टर का सिचुएशन बना दिया है और हो सकता है आपको ये समझ में ना आए कैसा रोटेट करना है, तो कोई भी एक डायरेक्शन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। फिर अगर वो पॉजिटिव आता है तो यस, नेगेटिव आता है तो फिर चेंज कर लेंगे। मैं जानता कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए क्योंकि इसमें दो एक साथ आ रहे हैं, बट स्टिल ट्राई करना एक अच्छी बात है। अभी जो आंसर आया है वो 12/37 है और 60/37 है। ओके, सो पिक्चर आप ऐसा बनाएंगे कि ये जस्ट बिफोर का है, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, सो दैट वी कैन थिंक ओके इनिशियल कौन सा है, फाइनल कौन सा है। तो ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। अगेन स्टिक करने वाले केस में एक फायदा रहता है कि बाद में जो पूरी बॉडी है वो सिंगल बॉडी बन जाती है क्योंकि वो पार्टिकल्स के साथ स्टिक टुगेदर है और रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करता है। 12/37 रिपीट हो रहा है, चलेगा। सो रूल वही है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया होगी, टॉर्क अबाउट ए विल बी जीरो, टॉर्क अबाउट ए विल बी जीरो सिंस hence angular momentum conservation about a axis और किसका, पूरे सिस्टम का, everything included, nothing is left out, so finally must be equal to initially। नाउ फाइनली की वैल्यू रखते हैं। फाइनली में हमारे पास ये ओमेगा मैंने इस डायरेक्शन में प्रिज्यूम कर लिया है। कौन सी डायरेक्शन प्रिज्यूम किया मैंने, के कैप, और अगर ये माइनस के कैप आता है तो हम बोलेंगे डायरेक्शन हमारी बदल गई है, तो जो भी डायरेक्शन है वो हम बता देंगे। चलता है, फाइनल के लिए लिखेंगे आई अबाउट ए एक्सिस पूरे सिस्टम का इनटू ओमेगा, और किस डायरेक्शन में, या फिर आप ओमेगा वेक्टर लेके चलो तब भी चलता है, या फिर ओमेगा के कैप बोल लो, तो ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो माइनस के कैप कह दिया करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ओमेगा को ऐसे वेक्टर शो कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू इनिशियली। इनिशियली में आपको देखना है ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में लगाने का। तो अगेन रॉड आपका स्टेशनरी था, रॉड का तो कुछ आने का नहीं, दो पार्टिकल्स हैं और एक अबाउट देखना है। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4 आ जाएगा। ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगी जो कि 3L/4 हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड निकालना तुमको आ जाएगा। फिर ए के अबाउट जो पहला पार्टिकल है वो इसको इस सेंस में ले जा रहा होगा, दूसरा वाला इस सेंस में ले जा रहा होगा, तो दोनों की डायरेक्शंस लिख के साथ साथ चलानी है। तो हम फर्स्ट का लिखते हैं, फर्स्ट का मतलब जो लेफ्ट साइड है, तो इसमें लिखोगे मास ऑफ द पार्टिकल इनटू द वेलोसिटी इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज L/4, और ए के अबाउट ये कैसा लेके जा रहा होगा, ये सेंस, दिस सेंस मींस k कैप, यू राइट इट एज अ k कैप प्लस वेक्टर्स को हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। हाँ, अगर माइनस आएगा तो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट करता है। इस वाले को केस को देखोगे तो इसके लिए मास वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 3L/4, 3L/4। लेकिन ये किस सेंस में जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, माइनस के कैप, तो आप इसको बोलोगे माइनस के कैप। ये स्टोरी है, अगर ये स्टोरी आपको समझ गया तो डायरेक्शंस, दो पार्टिकल्स को हम एक साथ कोलाइड करते हुए देख सकते हैं रॉड के साथ।
और अगर हम 2 को देख पा रहे हैं तो हम 3 पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देख सकते हैं। फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेम पॉइंट, सेकंड का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट, एंड थर्ड भी होगा तो थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, जितना भी होगा सब लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब सिंपलीफाई करने वाली बात है, तो सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ओमेगा एज अ वेक्टर कितना आएगा? ओमेगा एज अ वेक्टर आएगा, यहाँ पर बन रहा है mv0l/2 इन टोटलिटी माइनस ये बनेगा 3mv0l/4 और k कैप। तो k कैप को मैंने अलग कर लिया, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये 1/2 है, वो 3/4 है, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1/4 बचेगा। So this will become mv0l, ये भी ia भी लगा है, by 4 in minus k कैप। So नेगेटिव आया तो इसलिए k को माइनस के k कैप्स कर दिया। माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन के साथ ले जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो ओमेगा की डायरेक्शन तो पता चल गई, माइनस k कैप। माइनस k कैप का मतलब अल्टीमेटली जो ओमेगा आपका जाएगा वो ये आएगा, ये ओमेगा आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि माइनस आया। प्लस आया होता तो जो था वही रहता। तो फाइनली ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे मैं डायरेक्शन करेक्ट कर देता हूँ और ये डायरेक्शन बनेगी। ये डायरेक्शन को कब पता चलती है? जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंगल पार्टिकल होता है तो इजीली पता चल जाती है, अगर मल्टीपल पार्टिकल्स आते हैं तो फिर आपको चेक करना होता है। तो यहाँ मैंने ओमेगा एज अ वेक्टर लिया था इसीलिए। अब देखो यहाँ पर ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो आप बोलोगे m मास v0 इज द वेलोसिटी, l इज द लेंथ डिवाइड बाय 4 इनटू i अबाउट a। अगला चैलेंज है कि हमको इस एंटायर सिस्टम का आई चाहिए और किसके अबाउट चाहिए? ए एक्सिस के अबाउट। तो उसमें रॉड आएगा। अब आपको ध्यान देना होगा, रॉड के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे उसके सेंटर ऑफ मास से, तो उसमें आपको लगाना होगा ICM, विच इज मैं डायरेक्टली लिखूं तो आप कैच कर पाओगे, आई होप यू कैन। सो ये आएगा m इंटू एल स्क्वायर बाई 12 उसके सेंटर ऑफ मास से, प्लस शिफ्ट सेंटर ऑफ मास से ये शिफ्ट कितनी रहेगी? d, विच इज l/4 हो जाएगा। तो ये बनेगा m l स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। तो ये तो हुआ रॉड का। अभी मैंने केवल रॉड का निकाला है ए के साथ में। अब इस पार्टिकल को, फर्स्ट पार्टिकल को निकालोगे तो आएगा m इंटू l/4 का स्क्वायर, दैट मीन्स l स्क्वायर बाई 16। नेक्स्ट वाले पार्टिकल को निकालोगे तो m 3l स्क्वायर, दैट मीन्स 9l स्क्वायर बाई 16। सो टोटल कितना हो जाएगा? दिस इज 9, 1 8 10 एंड देन 11 बाई 16 ये हो जाएगा, और 1/12 वहां से रहा होगा। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है कैलकुलेशन वाइज ये बनेगा ml स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1/12 प्लस 1 मींस 11/16। ये नंबर आना चाहिए। अगर ये नंबर आपको जम रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन आफ्टर इसको कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं वो आप समझ सकते हो। इनका अपना कॉमन डिनोमिनेटर जो आएगा वो आप चूज कर लोगे। सो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 48 एक कॉमन डिनोमिनेटर नजर आ रहा है, बाकी आप समझ सकते हो। ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, और ये 3 टाइम्स का मतलब हुआ 33। कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना होगा। सो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 से करोगे 33 आ जाएगा। 37 जैसा कुछ नजर आ रहा है। सो 37/48, देन यू कैन थिंक ऑफ व्हाट गोज ऑन 48 डिवाइड बाय 4, गुड, इनटू and whatever this v0 एक l survive करेगा and then 37l 1/2/37 v0 by l। well calculation you can do quick and correct। 12/37 ये हमको नजर आया, माइनस k कैप नजर आया। अगर आपने ये नंबर्स निकाले तो इसका मतलब अब आप कैलकुलेट कर पाते हो कि मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे तो हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं। ना ओवरऑल स्टोरी को अगर मैं समराइज करूं तो क्या चलता है? एक डेफिनेशन चलती है एंगुलर मोमेंटम की जो हम लोगों ने लर्न करना सीखा है, एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, और फिर इसके बाद वेक्टर्स के रूल चलते हैं, उन वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो करना होता है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपके आंसर को करेक्ट और इनकरेक्ट कराने की पूरी कैपेसिटी रखता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्ली निकालना है उस एक्सिस के अबाउट, वो निकाल लिया, सिंपलीफाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल। और अगर आपको इसके बाद ज्यादा पार्टिकल्स को कोलाइड करता हुआ दिखाएगा तो आप जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो बात करेंगे जिसमें, हाँ टाइम अप हो गया,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जिसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लेंगे, इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में बात करेंगे, और ये पार्टिकल स्टिक करने की बजाय हो सकता है ये वापस चलना स्टार्ट कर दे। तो अगर ये वापस चलना स्टार्ट कर देगा तो हम आपसे पूछेंगे कि किस वेलोसिटी से वापस जाएगा और कौन सा पार्टिकल वापस जाएगा। वो सारी स्टोरीज के इसी के आगे हम ऐड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए जितना भी आपने आज लर्न किया है वो उसका बेसिक है, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम एंड व्हेन टू अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। These are the two topics that we covered today. इस पे कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप राइट नाउ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड एक अनाउंसमेंट था, हम लोग संडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखने के प्लान में है, तो उसका टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, और उस पर हम आपको कुछ और भी प्रैक्टिस करा देंगे, रोटेशन की जितना अभी तक पढ़ा है, और सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। Any concern, any doubt from today's lecture, or otherwise you can put in. Okay, if there's none, so we can wind it up. Please check my derivation. हाँ, आपने अगर कुछ WhatsApp किया तो मैं चेक करता, और जैसे टाइम मिलता तो मैं चेक करके आपको अपडेट करता। Okay, thank you everyone then.